हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जीके लूसेंट साइंस में। दोस्तों आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शंस में और हम लोग बात कर रहे हैं आगे टेरोफाइटा के बारे में। तो इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकतर में पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा एवं पत्तियों में विभेदित रहता है। तना साधारण राइजोम के रूप में रहता है और पौधे बीजाणुजनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु जाइलेम में वेसल एवं फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती हैं। पुष्पोदित या फूल वाला पौधा, इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। इस समूह में कभी भी इन समूह में के सभी पौधों में फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उपसमूहों में बांट सकते हैं, एक नग्नबीजी और आवृतबीजी। नग्नबीजी इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही क्रम में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मुसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुबिद्र होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सियोको सैम्पेवेरेंस इसी के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा जेमिया पैम्बिया है। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोवा एवं मेटोस्क्योवा है। जिंगो बाइलोविया को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। पाइनस के परागण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व है। भोजन के रूप में साइकस के तनु से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो पाम कहते हैं। लकड़ी चीड़, सियोका, देवदार, सुप्रूस आदि की लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं। वाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस तेल तथा जूनी पेरिस की लकड़ी से सेडकास्ट तेल मिलता है। टेनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। रेजिन, कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है, जिनका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म, इस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। इस उपसमूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला एक बीज पत्री पौधे और दूसरा द्विबीज पत्री पौधे। एक बीज पत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनको बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। कुल का नाम लिली ऐसी और प्रमुख पौधे का नाम लहसुन, प्याज, पाल्मी, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर और ग्रेमोनेसी गेहूँ, मक्का, ब्रास, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि। द्विबीजीय पौधे, द्विबीजीय पत्री के बाद पौधे की बात करते हैं तो इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीच में दो पत्र होते हैं। इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दी गई है। कुल का नाम, प्रमुख पौधों का नाम क्रूसीफेरी, मूली, सलजम, सरसों, मालवेसी, कपास, भिंडी, गुड़हल, लिग्नोमोची, बबूल, छुई-मुई, कथिया, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल। कंपोजिट, सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, टेलेडिया आदि। रुटेसी, नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल। कुकुरबिटेसी, तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिंचाड़ा, करेला। सोलेनर्जी, आलू, मिर्च, बैगन, मकोया, धतूरा, बेलेंडोना, टमाटर आदि। रोजेसी, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। पादप
आकारिका या प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकारिका मॉर्फोलॉजी विभिन्न पादप भागों में जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को आकारिका कहते हैं। जड़ या रूट। जड़ पौधों का अवरोही भाग है जो मूलांकर से विकसित होता है। जड़ दो प्रकार की होती है। पहला मूसला जड़, अन्य अपस्थानिक जड़ और जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि होती है। मूसला जड़ों का रूपांतरण शंकु आकार, गाजर, कुंभी रूप, सलजम, चुकंदर, तुर्की रूप, मूली। तना यानी स्टेम, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है। यह पौधे का प्रोतंत्र बनता है। तनों का रूपांतरण भूमिगत तने और धारण। कंद आलू, धनकत बैंडा या केसर, सलकंद प्याज और प्रकंद हल्दी और अदरक। पत्ती या लीफ, यह हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान भोजन बनाना है। पुष्प या फ्लावर, यह पौधे का जनन अंग है। पुष्प में ब्राह्म, दलपुंज या दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग व जयांग मादा जननांग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर के प्रकार पाए जाते हैं। जयांग, इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वत्रिका और वत्रिकाग्र। परागण, परागकोश से निकलने वाले अंडप में के वत्रिकाग्र पर परागणों से पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। प्रकरण 2 प्रकार के होते हैं, स्वप्रगणन और परप्रगणन। अब हम लोग बात करें निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की। तो पराग नली बीजाणु में प्रवेश करके बीजाणु को भेजती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचाती है और परागणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका में से संयोजन करता है। इसे निषेचन कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज या जायगोट कहलाता है। आवृतबीजी में निषेचन तित्र संलयन या ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन या डबल फ्यूजन होता है। अनिकेचक फलन या पैरोथेन्स्कोर्पी, कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेचक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास आदि। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सरस फल, पुंज फल और संग्रहित फल। सरल फल जैसे अमरूद, केला आदि, पुंज फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रसबेरी और संग्रहित फल यानी कटहल, सहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में ब्रह्म, दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को अत्स्य फल कहते हैं, जैसे सेब, कटहल आदि। कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, सेब पुष्पासन, नाशपाती पुष्पासन, आम मध्य फल भित्ति, अमरूद फल भित्ति या बीजाडसन, अंगूर फल भित्ति या बीजाडसन, पपीता मध्य फल भित्ति, नारियल भ्रूण कोश, टमाटर फल भित्ति व बीजाडसन, केला मध्य एवं अंतर्भित्ति, गेहूँ भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू पुष्पवर्णक बीजपत्र, लीची एरियल, चना बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली बीजपत्र एवं भ्रूण, सहतूत रसीले परिदल पुंज, कटहली परिदल पुंज व बीज, अनानास परिदल पुंज और नारंगी जूसी हेयर। पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा विभाज्य ऊतकी ऊतक और स्थायी ऊतक, या जिसको इंग्लिश बोलेंगे मेरिस्टेमिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू या विभाज्य ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ या एप्रिसल, पार्श्व या लैटरल और अंतर्वेशी या इंटरकैलरी। और परमानेंट टिश्यू को बांटा गया है सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल ऊतक में मृदूतक, स्थूल कण ऊतक और दृढ़ ऊतक, और जटिल ऊतक में जाइलम और फोलियम। ऊतक यानी टिश्यू की बात करते हैं तो समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को
ऊतक कहते हैं। विभाज्योतक ऊतक पौधे के वर्दी क्षेत्रों को विभाज्योतक कहते हैं। इससे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधों के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती है। विभाज्योतिकी ऊतक के विशिष्ट लक्षण निम्न हैं। ये गोल, अंडाकार एवं बहुजाकार होती है। इनकी भित्तियाँ पतली व एकाकार होती हैं। जीव द्रव्य संघन केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है और कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षद विभोजितिक या एपिकल मटिज्म ये ऊतक जड़ों अथवा तनों के शीर्षों पर पाए जाते हैं और पौधों की प्राथमिक वृद्धि इन्हीं के कारण होती है। पार्श्व विभाज्योतक या लैटरल मटिज्म, इसके विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, अर्थात इससे तना एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभोजतक या वास्तव में शीर्षद विभाज्योतक अवशेष है जो बीच में स्थायी ऊतकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए है जिनके सिसार को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। सिसार खा जाने के लिए कारण ये पौधे को अंतर्वर्षी विभोजितक की सहायता से वृद्धि करते हैं, जैसे घास। स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती हैं। सरल ऊतक की बात करते हैं तो सिंपल टिश्यू, स्थायी ऊतक एक प्रकार का कोशिकाओं के बने होते हैं, इन्हें सरल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक, यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम, इस पे प्रायः कास्ट भी कहते हैं। यह संवहनी ऊतक होते हैं और इसमें दो मुख्य कार्य होते हैं: जल व खनिज लवणों का संवहन या यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक विलय की गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु का निर्धारण ही विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फोलम, यह भी एक संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए जाने वाले भोजन के पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना है। प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो पौधों में जल प्रकाश प्रण रहित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। C6CO2 + 12H2O प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, C6H12O6 + 6H2O + 6O2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती एवं कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण या ऑस्मोसिस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन इसी जल में अपघटन से प्राप्त किया होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का प्रकाश का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग का ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन या ऑक्सीडेशन, अपचयन या रिडक्शन की अभिक्रिया पर है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती हैं: प्रकाश रासायनिक क्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रीना भाग में संपन्न होती है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP व NADPH निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया यह क्रिया क्लोरोफिल के स्टोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनाता है।
पादप हार्मोन या प्लांट हॉर्मोन्स, पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ऑक्सीनेस की खोज सन 1880 ईस्वी में डार्विन ने की थी। यह पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसके प्रमुख कार्य हैं, पहला, इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों का विलयन रोकता है या खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके कारण अनिषक फल प्राप्त किए जाते हैं। यह फसलों को गिरने से बचाता है। सेकंड, जिबरेलिस, इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। यह बीजों की प्रसूति भंग कर उनके अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। ये काष्ठीय पौधों में एका की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इसके छिड़काव द्वारा वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिबरेलिस कवक में निकाले जाते हैं। नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने 1955 ईस्वी में की थी और परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। यह ऑक्सीनेस की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीवता को रोकता है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एब्सिक एसिड, यह हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कॉर्नस एवं एडिकोट के बाद वेरिंग ने की। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुस्तावस्था में रखता है और यह पत्तियों के विलग्न में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पुष्प में बाधक होता है। एथिलीन, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। हार्मोन के इस रूप में इस वर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया कि यह फलों को पकाने व मादा पुष्पों में संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों और फलों का विलगन को प्रेरित करता है। फ्लोरेनेंस, ये पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों में खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी कहते हैं। ट्राइमेटेन, यह एक प्रकार की डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है जिससे पौधे के जख्म भर जाते हैं। पादप रोग या प्लांट डिसीज, विषाणु जनित रोग या वायरल डिसीज, तंबाकू का मोजेका रोग। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं। पत्तियों को क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग के कारण टैपिको मोजेक वायरस या टीएमवी है। नियंत्रण, रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। पोटैटो मोजेक, यह रोग पेटोटा वायरस एक्स होता है। इसमें पत्तियां में चित्त कबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनना, यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर कुलांबित एकत्रित हो जाती हैं। डी, रंग परिवर्तन, हरी मेनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोजेक पैटर्न का हो जाता है। वैलिन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वैनिन बैंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरी मेनता होती हैं। अब बात करेंगे हम लोग जीवाणु जनित रोग के बारे में, यानी बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में। पहला, आलू की थैलिक रोग यानी विल्ट डिसीज ऑफ पोटैटो। इसमें रिंग रोग का नाम से भी जानते हैं क्योंकि जाइलम पर पूरा रिंग बन जाता है। इस रोग के कारण स्क्यूडोमोनास सेलुलोनियरम नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। दूसरा बात करेंगे ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इस रोग के कारण जैनुथन मानस जीवाणु है। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद संरचना भूरे रंग का हो जाती है। धान की अंगमारी रोग या बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस, यह रोग जैंथोमानस आयराइजी नामक जीवाणु से होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। डी, साइट्रस कैंकर, इस रोग को कारक जैंथोमोनस सीट्रस नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी और नींबू की पत्तियां, शाखाएं, फल सभी इसी रोग से प्रभावित होती हैं। गेहूं व टेंडू रोग, इस रोग का कारक कैरिनोबैक्टीरियम टेट्रिकी नामक जीवाणु तथा एंजियोना टेट्रिकी नामक नेमाटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे भाग को मुरझाकर मुड़ जाता है। कर्नाल बॉन्ड भी गेहूं की एक बीमारी है। तो जो
तत्वों की कमी में उत्पन्न रोग। पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग। रोग लक्षण: किस तत्व की कमी? आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जस्ता, नींबू के डाईबैक तांबा, नींबू के लिटिल लीफ तांबा, फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरोन, मटर में मार्श रोग मैग्नीज, लीची में पत्ती जलना पोटेशियम, धान में खैरा रोग जस्ता। रोग लक्षण और किस तत्व की कमी? आलू का ब्लैक हट रोग, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी, आंवले में निक्रोसिस बोरॉन, सलजम में वाटर कोर मैग्नीज, गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम, मक्का में वाइट बर्ड जस्ता और चुकंदर में हट रॉड बोरॉन। वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला बनाने में पौधों का वतीकरक भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फन का जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जीवित जीवाश्म वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाए जाने यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। उदाहरण: जिनको वृक्ष या साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेडा, पांडा, कोआला, एडवर्क और लैरीमोट बिल्ली, सीलोकॉन्थ आदि। कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोनाइटेड के कारण होते हैं। 2,4-D खरपतवारनाशी हैं। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क या कैक्टस सेबोर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल है हार सिंध है। तथ्य, उदाहरण एवं विवरण: सबसे बड़ा आवर्ती बीज यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा लंबा वृक्ष सिकायो, यह एक नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया के भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार का आवृतबीजी पौधा लवनी लेमिना, यह जलीय आवृतबीजी है जो भारत में पाया जाता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रेजिया, यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज 12 इंच लंबा कोकोडीमर प्रजाति या लोडोसिया या माल डी फीका है। सबसे छोटा टेरोफाइडा या एजोला, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटे बीज ऑर्किड। सबसे छोटा पुष्प बोल्फिया, इसका व्यास 0.1 मिलीमीटर का होता है। सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया ओरेंडोलाइड, व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम हो सकता है। यह वाइटस की जड़ पर परजीवी है। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी है। ऑर्थोस्पेरियम, ये एक द्विबीजी पत्री है जो नग्न बीजियों के तने पर परजीवी है। सबसे बड़ा नरयुग्म साइकस, यह एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस, अब जीवित जीवाश्म साइकस। सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में, सबसे लंबे गुणसूत्र ट्राइलियम में। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओरोफिगलस, जिसमें डाइक्लोफिड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हैप्लोफोफस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्न बीज पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डविचिया बाइनोका। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ऑक्रोमा लेगापेस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गिलिस्टम। टेनिस गेंद जैसा फल केंद्र। जंगल की आग ढाक। और कॉफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरबेका, जिसमें कैफीन होता है। और कोको देने वाला पौधा थियोब्रोमा, कोको जैसे थियोबिन व कैफीन होता है। अफीम देने वाला पौधा पोपी, जिसमें पोपिन होती है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स की लिंक है, वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।